हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री। ये लेक्चर जो है बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर होने वाला है, ताकि हम ये समझ सकें कि हम क्वांटम केमिस्ट्री तक पहुँचे कैसे हैं। क्योंकि हर चीज़ पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं, दूसरा वो है क्या, और तीसरा हाउ टू अप्लाई, मतलब उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट क्या है। तो आज हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक पार्ट देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ कहीं से भी नहीं पता चल पाती है कि क्वांटम केमिस्ट्री आई कहाँ से है। तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं, फिर हार्ड वाला पोर्शन तक तो पहुँच ही जाएंगे और कर भी लेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर देखें ना, तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज़ एवरीथिंग मेड अप ऑफ। हर चीज़ किससे मिलकर बनी है, हम किससे मिलकर बने हैं। तो उसके लिए जब फिर अगर हम इंडिया के टर्म में बात करें ना, तो इंडिया में एक टर्म आती है पंचतत्व, आता है ना, 5 एलिमेंट्स की। जो हमारी बॉडी है या फिर जितनी भी नेचर में चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है या फिर 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। लेकिन उसके बाद जब और ज़्यादा एलिमेंट्स आए, उनको देखा गया, नई नई खोजें हुई, तो पता चला कि सिर्फ 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, देयर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स, है ना। तो अब 100 एलिमेंट्स आ गए, उनको उठा के रख दिया गया पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, जैसे हम सोडियम को ही मान लें, ठीक है, सोडियम हमारा क्या है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम उसको तोड़ना स्टार्ट करें, ब्रेक करना स्टार्ट करें, तो हम उसे कहाँ तक ब्रेक कर सकते हैं। वो छोटा सा छोटा पार्ट क्या है जो जहाँ तक हम उस सोडियम को ब्रेक करके लेके जा सकते हैं। तो जब इसके ऊपर बातें आई, तो फिर हमारा क्या हुआ, फिर हमारी आई डाल्टन की थ्योरी, जिन्होंने कहा कि हमारा जो सबसे छोटा एलिमेंट्स का, जिसको हम तोड़ के एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को अगर हम कंसीडर करें, तो वो होता है हमारा एटम, ठीक है। मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या होती है, हमारी एटम होती है, ठीक है। और उसी के बेस पे हमारी स्टार्टिंग हुई एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो अगर हमें क्वांटम समझनी है ना, तो सबसे पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी कि क्या क्या थी और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बात हुई कि जो हमारा एटम है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, हम, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। नेक्स्ट उसके बाद आई हमारी डाल्टन की थ्योरी। डाल्टन ने कहा कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और उससे छोटा कोई पार्ट नहीं है। लेकिन आप सबको पता है कि ये थ्योरी फेल हो गई थी, क्योंकि उसके बाद क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हो गई थी खोज, ठीक है। तो ये थ्योरी हो गई फेल, जिन्होंने ये कहा था कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर ये कैसा है, इनडिविजिबल है। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, कैथोड रेज और एनोड रेज के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो पता चला ये कैसी थी, ये थी हाईली चार्ज रेज। जब कैथोड रेज और एनोड रेज हमारी का कॉन्सेप्ट आया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का भी पता चल गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो सबसे पहला मॉडल था, जो थोड़ा सा हमने कंसीडर करा था, वो था हमारा जे थॉमसन का मॉडल। फर्स्ट मॉडल था हमारा जे थॉमसन का, जिन्होंने कहा था कि जो हमारा एटम की स्ट्रक्चर होती है ना, वो किसकी जैसी होती है, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। जिस तरीके से वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर क्या था, हमारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। और जैसे हमारे वाटरमेलन में सीड्स प्रेजेंट होते हैं ना ब्लैक कलर के, वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स के तरीके से था। तो उन्होंने एक वाटरमेलन के मॉडल से कहा था कि ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन ऐसा तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो एक साथ नहीं रह सकते ना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। तो इसलिए ये मॉडल भी हो गया हमारा फेल। जो सबसे पहला और ढंग का मॉडल था ना, वो था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। अब इस रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था, अगर हम इसकी, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल था, और इसकी शुरुआत भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी, क्योंकि इनके ना एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था मार्सडन। अब क्या हुआ, मार्सडन आए, पीएचडी स्कॉलर थे या फिर रिसर्च स्कॉलर थे वो। उन्होंने क्या कहा, उनको हमारे रदरफोर्ड ने भेज दिया गोल्ड फॉइल के चैम्बर के पास, और उनसे कहा कि एक्सपेरिमेंट करो। जैसे नए किसी स्टूडेंट को भेज देते हैं ना कि पहले लैब देखो, थोड़े से एक्सपेरिमेंट से यूज्ड हो जाओ, तो उन्होंने भी क्या करा, मार्सडन को भेज दिया। अब मार्सडन गए हमारे चैम्बर में, और वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स सब तक खोज हो चुकी थी उनकी। तो वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए और उन्होंने गोल्ड फॉइल्स पर उसकी बम्बार्डमेंट कराई। अब हुआ क्या, देखो कैसा था, यहाँ पे हमारा कोई अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिटर का सोर्स है, यहाँ से हमें मिल रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये हमारी
गोल्ड फॉइल है और यहाँ से हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं इस गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या हो रहे हैं, बम्बार्ड हो रहे हैं या फिर इन पे डाले जा रहे हैं। तो अब यहाँ से ना एक बहुत अनयूजुअल सा बिहेवियर आया था, ये थी हमारी डिटेक्टिंग स्क्रीन। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारी इस गोल्ड फॉइल के ऊपर पड़ी तो ये देखा गया कि सारी जो थी ना वो मोस्ट ऑफ द जो रेस थी वो यहाँ से निकली जा रही थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है, और सिर्फ 1 आउट ऑफ 20,000 जो मतलब 20,000 में से सिर्फ एक रे थी जो क्या हो रही थी 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो ये बहुत अनयूजुअल सा रिजल्ट था और इस चीज़ को मानना भी बहुत मुश्किल चीज़ था। मतलब ये इतना बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल बिहेवियर था कि मतलब 20,000 में से सिर्फ एक रे जो है वो वापस लौट रही है। लेकिन क्या हुआ ना, रदरफोर्ड ने इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करा। उन्होंने मार्सडन की बात को माना कि अगर इन्होंने ये ऐसा देखा है ना तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर हो रहा होगा। फिर उन्होंने उसके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंट करा और इससे हम अच्छा ये चीज़ भी है कि अगर यहाँ से हमारी कोई चीज़ सीधे निकल के जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या है, मोस्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। तो बस इसी तरीके से क्या हुआ, इस चीज़ से हमारे ना 2 रिजल्ट निकल के आए। एक आया हमारा न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट और दूसरा आया हमारा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे एक हमारा एटम है, मोस्ट ऑफ द एटम का पार्ट क्या है, एम्प्टी है। मतलब जो हमारा एटम्स है ना वो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ वो एटम्स हमारा एम्प्टी है और उसके बिल्कुल सेंटर में, एटम के बिल्कुल सेंटर में हमारा एक मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें उसका सारा का सारा मास हमारे एटम का प्रेजेंट है। तो रदरफोर्ड ने हमें ये बताया था कि जो इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि हमारा जो एक एटम है उसके सेंटर में एक स्मॉल सा पार्ट प्रेजेंट है जिस पे उसका टोटल मास डिपेंड करता है, टोटल वेट होता है हमारे एटम का। और वो कैसा है, वो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जब उसके ऊपर हमारे अल्फा पार्टिकल्स पड़े थे तो वो क्या हो गए थे, 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गए थे। तो यहाँ पे क्या था, हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसलिए वो 180 डिग्री से वापस हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको हमने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हमारे यहाँ पर कहीं 3 डायमेंशन एरिया में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइड। ये जो खाली स्पेस है ना इसको हम वॉइड कह रहे हैं और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं घूम रहे हैं। ठीक है, ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा था कि ऐसे ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके बाद हमारे ऐसे ऐसे करके यहाँ पर चारों तरफ हमारे कोई वॉइड प्रेजेंट है। लेकिन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये थी जो शॉर्ट कमिंग आई ना इनकी, वो ये थी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव और निगेटिव में हमें पता है क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर तो क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है इस इलेक्ट्रॉन्स पर हमारे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए जिसकी वजह से ये दोनों को पास आ जाना चाहिए। और अगर ये दोनों पास आ जाएंगे तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ख़त्म, बिल्कुल। तो इस वर्ड को हमने क्या कहा, एनिलेशन, कि मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के ऊपर आकर गिर जाएगा और मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एनिलेशन या फिर इलेक्ट्रॉन्स हमारा एनिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बच ही नहीं रहा है, आगे न्यूक्लियस पे गिर रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या फिर हमारे एटम्स की स्टेबिलिटी को तो मेंशन नहीं करा गया है ना। तो यहाँ पर हमारे स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को कोई मेंशन नहीं करा गया या फिर उसको कंसीडर नहीं करा गया। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट थी, तभी वहाँ पर हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल जो वर्क कर रहे थे चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो उन्होंने कहा, तो जो मैक्सवेल थे उन्होंने कहा कि अगर हमारी कोई भी चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेशन में है या फिर जो मोशन कर रहा है वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है। क्या करता है, वो एनर्जी को एमिट करता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एनर्जी एमिट कर रहा होगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, एनर्जी को एमिट कर रहा है तो जिसकी वजह से हमें क्या मिलना चाहिए, एक एमिशन स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, एक एमिशन स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए। और वो स्पेक्ट्रा कैसा होगा, कॉन्टीन्यूस, क्योंकि क्या हो रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन में है, तो
वो एनर्जी को एमिट करेगा किस फॉर्म में, कंटिन्यूस फॉर्म में, क्योंकि वो कंटिन्यूस एमिट कर रहा है। लेकिन जो हमें मिलता है वो कैसा स्पेक्ट्रा मिलता है, वो हमें मिलता है लाइन स्पेक्ट्रा। अब लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है वो हम आगे समझ लेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या आता है, ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा है और ये लाइन स्पेक्ट्रा है। लाइन कॉन्टीन्यूस का मतलब जैसे हमारा क्या होता है, आप सबने देखा होगा इंद्रधनुष, उसमें जितने भी कलर्स होते हैं ना वो सारे मिले हुए होते हैं, उनके बीच में कोई लाइन तो प्रेजेंट होती नहीं है जो उन सबको सेपरेट करे, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा। लेकिन जैसे हमने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, उसमें क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स होती हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन, फुन, तो वो क्या है, एक लाइन स्पेक्ट्रा है। तो हमें मिलता है लाइन स्पेक्ट्रा, जबकि मैक्सवेल ने कहा था कि हमें कैसा मिलना चाहिए था, एक एमिशन स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर जो हमारा चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, एनर्जी को एमिट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जानी चाहिए थी, और उसको भी क्या होना चाहिए था, धीरे धीरे, जैसे ये बहुत तेज़ घूम रहा है पहले, तो धीरे धीरे उसे स्लो होते 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 उसकी रेडियस भी कम होती जाएगी, और वो बाद में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैनिशेस हो जाएगा। जो जैसे मैंने लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन गेट स्लो डाउन एंड इट वैनिशेस। तो ये दो प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वैसे क्या हो रहा था, एटम की स्टेबिलिटी हम मेंशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी हमारा चार्ज पार्टिकल है, और वो भी क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारे एटम्स के चारों ओर घूम रहा है ना। तो अगर हम इन दोनों फैक्ट्स की बात करें, लाइन स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉन्स की रेडियस के कम होने की, तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्या थी, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां थी। इसके बाद आए थे हमारे नील्स बोर का मॉडल, जिन्होंने किस पे वर्क करा था, सर्कुलर ऑर्बिट पर। तो जो नील्स बोर थे, उन्होंने कहा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो चारों तरफ ऐसे ही नहीं घूमते रहते, वो सिर्फ उन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा mvr इजिकल्स टू nh/2π। ये वाली इक्वेशन दी थी उन्होंने कहा था कि जिन ऑर्बिटल्स का जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा कोई सेंटर में न्यूक्लियस है, और जो हमारे यहाँ पर इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स्ड, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो ऑर्बिट्स है ना, ये फिक्स्ड हैं, इन फिक्स ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स ये आई कि उसके बाद ना आ गया हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, और उससे बात क्या था, और साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स थी, मतलब जो भी हमारे न्यूटन्स के लॉ थे, वो सब क्या कह रहे थे कि एनर्जी जो होती है ना, वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होती है, जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें जो मिल रहे थे, वो क्या मिल रहे थे, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे कॉन्टीन्यूस और क्वांटाइजेशन का अगर हम मतलब समझना चाहें, तो कॉन्टीन्यूस होता है जैसे एक रैंप में क्या है, यहाँ पर कहीं 1.1 होगा, यहाँ पे कहीं 1.2 होगा, 1.3 होगा, तो ये कंटिन्यूस मैनर है। जबकि अगर हम स्टेप्स की बात करें, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्क्रीट। ठीक है, हम इसे डिस्क्रीट कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक स्टेप्स पे होंगे तो हम 1 ही पे होंगे, अगर हम सेकंड स्टेप पे होंगे तो हम सेकंड पे ही होंगे, हम कहीं इन दोनों के बीच में नहीं रह सकते। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट लेवल, या फिर हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। ये एक फिक्स्ड ही वैल्यू होनी चाहिए। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिल रहे थे ना, वो ये मिल रहे थे कि एनर्जी हमारी क्वांटाइज्ड होती है। इसका एग्जाम्पल था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, तो जब हमारी इसमें क्या था कि अगर हमारी कोई ब्लैक बॉडी होती है, वो रेडिएशन एमिट करती है, तो उसका हमें क्या मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। और ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा था, इसमें जो एनर्जी की वैल्यू थी, वो क्या थी, क्वांटाइज थी, मतलब कुछ फिक्स्ड वैल्यू प्रेजेंट थी। तो प्रॉब्लम्स एक तो ये थी कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स जो था, वो डील कर रहा था कंटिन्यूस एनर्जी से, और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, वो क्या बता रहे थे, कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है। दूसरा, नील्स बोर ने कहा था जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जो कि फिक्स्ड है। ठीक है ना। लेकिन फिर आ गया हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसने बिल्कुल ही हमारी जितनी भी हमारी खोजें हो रही थी या जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उनको बदल के रख दिया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स h/4π। तो डेल्टा एक्स क्या होता है, हमारा पोजीशन में अनसर्टेनिटी, और जो डेल्टा पी एक्स होता है, वो होता है हमारा
मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, मतलब अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है तो अगर हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें ज़रूरी अनसर्टेनिटी होगी, या फिर हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि हम किसी भी पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। ये था। अब इसको अगर हम एक्सपेरिमेंटली समझें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कोई, मान लो मेरा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने उस पर लाइट डाली, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है जब इस पर लाइट स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन से हट जाएगा ना, स्ट्राइक करा इलेक्ट्रॉन्स एकदम से दूर भागेगा, तो क्या होता है यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंटम में चेंज हो जाता है। और साथ में यहाँ पर था जब स्ट्राइक करे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच गया, थोड़ा सा हट गया अपनी पोजिशन से, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन में भी चेंज हुआ है, मतलब मोमेंटम में चेंज हुआ है, उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है। या फिर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ना बंदा भाग रहा है फील्ड में, अगर मुझे एक टाइम पे उसकी पोजीशन देखनी है कि ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो या तो मुझे उसे रोकना पड़ेगा, अगर मुझे उसे रोकना पड़ेगा तभी मैं उसकी पोजीशन बता सकती हूँ, तो वहाँ पे मैं उसकी वेलोसिटी नहीं बता पाऊँगी। और अगर मैं उसके भागते भागते उसकी भाग रहा है तो उसमें वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी क्यों आ रही है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा मोमेंटम होता है वो होता है p=mv, वेलोसिटी का टर्म इंक्लूड हो रही है ना, तो जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी वैसे वैसे हमारा मोमेंटम भी चेंज होगा। तो अगर मेरा कोई बंदा भाग रहा है तो भागते भागते क्या होगा, या तो मैं उसका एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेक कर सकती हूँ, अगर मैं एक जगह पे उसकी वेलोसिटी देखूंगी तो मैं उसकी पोजीशन नहीं बता सकती क्योंकि वो हट जाएगा तब तक वहाँ से, और अगर मैं उसकी पोजीशन बताऊँगी तो उसकी वेलोसिटी नहीं बता पाऊँगी, तो इसलिए हम दोनों को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स था ये फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, एक्सेलरेट है, इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो अगर ये फिक्स ऑर्बिट में है तो अकॉर्डिंग टू बोहर हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं और साथ में हम इसका मोमेंटम भी बता सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी से जिससे घूम रहा है, और साथ में पोजीशन कैसे बता सकते हैं कि ये इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो ये तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, बिल्कुल गलत हो गया था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ ये थी, तब तक एक चीज़ और हो चुकी थी, वो ये था कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा पार्टिकल्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जितने भी हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं एज अ पार्टिकल, ठीक है। इसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। दूसरा जो एक हमारे दे ब्रॉगली और दूसरे साइंटिस्ट थे, और जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है या फिर जो चार्ज पार्टिकल हैं उनमें वेव नेचर प्रेजेंट होता है। वेव नेचर इन द टर्म्स ऑफ कि वो डिफ्रैक्शन शो करते हैं, वो इंटरफेरेंस शो करते हैं। तो यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था। तो एक प्रॉब्लम तो बोहर मॉडल्स कहाँ कहाँ पे फेल हुआ, एक तो उसने कहा था कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन फिक्स्ड है, जो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो बोहर का मॉडल था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। दूसरा उसने क्या नहीं बात करी थी, उसने हमारे वेव नेचर के बारे में बात नहीं करी थी, क्योंकि तब तक क्या था, बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी थी जो ये बता रहे थे कि जो भी पार्टिकल्स होता है उसमें वेव नेचर प्रेजेंट होता है। वो क्या क्या शो करता है, वो डिफ्रैक्शन भी शो करता है, वो इंटरफेरेंस भी शो करता है, ठीक है। तो ये सब था। इसके बाद हमारे दे ब्रॉगली, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने दिया एक नई टर्म ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, कि जो हमारी लाइट होती है वो कैसा बिहेवियर शो करती है, ड्यूअल नेचर शो करती है, मतलब लाइट में हमारा पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट होता है और वेव नेचर भी प्रेजेंट होता है। मतलब जब लाइट प्रोपगेट करती है तो वो एज अ वेव होती है, और जब वो किसी मैटर से स्ट्राइक करती है तो वो कैसे बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल बिहेवियर शो करती है। और उसके लिए उन्होंने एक टर्म दी थी, लैम्डा इजिकल्स टू h/mv, वेयर h इज़ द प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, और लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पर ये सारी टर्म आ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई है। बोहर का मॉडल भी फेल हो गया कि मतलब वो फिक्स ऑर्बिट नहीं है। उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया कि दोनों चीज़ें एक साथ फिक्स नहीं हो सकती हैं, मतलब मोमेंटम और जो पोजीशन है उसे एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फिर दे ब्रॉगली आ गए, उन्होंने कह दिया ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर भी प्रेजेंट होता है, पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट है। तो इन सब बैकग्राउंड के साथ हमारा है श्रोडिंगर, और उन्होंने दी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन,
और उन्होंने दिया था हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लास्ट और सबसे अभी तक माना जाने वाला जो मॉडल है वो क्या है हमारा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जो किसने दिया था, श्रोडिंगर ने दिया था। किसके बेसिस पे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दे ब्रोगली इक्वेशंस। उन्होंने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है ना, सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमारा चारों तरफ इस 3D एरिया में ऐसे 3 डायमेंशन एरिया में वेव के तरीके से मूव करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स में हमारा पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट होता है, हमारा वेव नेचर भी प्रेजेंट होता है, और उसी के बेस पे उन्होंने दी थी हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये जो इन्होंने मॉडल था ना, ये प्रोबेबिलिस्टिक था, डिटर्मिनिस्टिक नहीं था। मतलब यहाँ पर हमारे कोई लॉज नहीं लग रहे थे, यहाँ पे हमारा कोई न्यूटन लॉ फॉलो नहीं हो रहा था, कोई अदर लॉ फॉलो नहीं हो रहे थे, कोई रूल्स नहीं, मतलब कोई ऐसे मतलब जो दे देते हैं ना फॉर्मूलेस, वो नहीं दिए गए थे। इन्होंने कहा था कि सिर्फ हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के कहीं पर होने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी क्या कर रहा था, एक तरीके से प्रूव कर रहा था, मतलब उससे भी एग्री कर रहा था। तो इन्होंने कहा था कि जो भी हमारी आपने एक टर्म पढ़ी होगी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जो हमारे श्रोडिंगर थे उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो हमारे जो शेल्स होती हैं वहाँ पे जहाँ जो घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशन एरिया में रिवॉल्व करते रहते हैं, और जहाँ पर उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल वह प्लेस है जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो मतलब हम सिर्फ किसी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना बता सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, एग्जैक्ट उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। तो यहाँ से इन्होंने ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो जो हमारे न्यूटन्स के लॉ होते हैं ना, वो हमारे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लगते हैं। मैक्रोस्कोप एक टर्म होती है मैक्रोस्कोपिक, और एक टर्म होती है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटी, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं। तो जो हमारे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो बातें हो रही थी, ये सब बातें हमारी कहाँ पे हो रही थी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर। तो हमें ये पता चला कि जो हमारे जितने भी लॉज थे, न्यूटन्स के लॉ ऑफ फिजिकल्स टू एम में, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब पे नहीं लग रहे थे, या अगर लग रहे थे ना तो गलत, मतलब जो हमारा रिजल्ट आ रहा था वो बहुत हटके आ रहा था, एरर आ रहा था। इसलिए हमारा क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हुई, हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताया, साथ में इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर्स को बताया, और जितनी भी हमारी कन्फ्यूज़न थी, मतलब जो हमारे रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे हमारे न्यूटन्स के लॉ से या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स से, उसको किसने डील करा, हमारी क्वांटम मैकेनिक्स ने डील करा, ठीक है। तो यही था हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन, कि वहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो पार्टिकल्स होते हैं उनके वेव नेचर को भी कंसीडर करते हैं, इसीलिए हमारा क्वांटम मैकेनिक्स आया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वाई, कि हमारा क्वांटम मैकेनिक्स आया क्यों है। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं, जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं जो छोटे छोटे होते हैं, उनकी एनर्जी, उनका मोमेंटम, ये सब चीज़ें हम क्वांटम मैकेनिक्स में निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या हैं, क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है, ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डील करेंगे। अभी हमने पढ़ा है वाई, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट। थैंक यू सो मच।